स्वागत है सभी का इस वीडियो में। आप सभी को पता ही होगा कि हमारी जो एसएससी जीडी की सीरीज है वो चल रही है कंटिन्यू, जिसमें आज हम अपना सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब मान्यता दी गई? तो दुर्गा पूजा को कब मान्यता दी गई, आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 2021 में मान्यता दी गई थी दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और हाँ, आप लोग लास्ट में एक काम जरूर करिएगा, क्योंकि जो हम 50 प्रश्न यहाँ पे करेंगे उनमें से आपके कितने सही प्रश्न बने हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट में हम आपको आज के प्रश्नों का, वीडियो का जो कट ऑफ होगा, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे वो भी बताएंगे, और एक प्रश्न भी पूछा है लास्ट में। तो इसका हम डिटेल देखते हैं। तो दुर्गा पूजा को हमने 2021 में शामिल किया था। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये यूनेस्को के द्वारा एक लिस्ट होती है, जिसमें सबसे पहले इसे भारत में जो 2008 में शुरुआत हुई थी, तो वहाँ 2008 में 3 जोड़े गए थे। एक तो आपका वैदिक जप, किसको? वैदिक जप को जोड़ा गया। दूसरा आपका जोड़ा गया था कुटियट्टम को जोड़ा गया था। और तीसरा किसको जोड़ा गया? तीसरा आपका रामलीला को जोड़ा गया। तो 2008 में हमने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 3 नाम जोड़े, वैदिक जप, कुटियट्टम और रामलीला। आगे बात करें तो इसके बाद हमने 2023 में किसको जोड़ा? 2023 में हमने गरबा को जोड़ा। और 2025 यानी कि जो लेटेस्ट जोड़ा गया अभी, वो जोड़ा गया दिवाली को। किसको? दीपावली को। ये 2025 में जोड़ा गया। इससे पहले 2016 और 2017 भी इम्पोर्टेंट है। 2017 में क्या जोड़ा गया? तो कुंभ मेला जो है ये 2017 में जोड़ा गया। और 2016 में 2 चीज़ जोड़ी गई थी, वो कौन सी थी? तो 2016 में एक तो नौरोज को जोड़ा गया, जो कि पारसी त्यौहार होता है, नौरोज फेस्टिवल, और योग को 2016 में जोड़ा गया। ये इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस वजह से हम ये आपको रिपीटेडली करा रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैंने, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस रिपीट, अभी 2 प्रैक्टिस सेट, इनकी पहले प्रैक्टिस सेट और ये आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट में हम ये क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो आई होप अब तक आपको ये सारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत याद हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो खासी नृत्य शैली जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि मेघालय से खासी नृत्य शैली का संबंध है। आगे इसमें अगर हम बात करें, जो और मेघालय के अन्य नृत्य हैं इंपोर्टेंट, तो उनमें से आता है आपका नोंगक्रेम आपका मेघालय का, ये इंपोर्टेंट है। और 100 ड्रम फेस्टिवल, ये क्या? 100 ड्रम फेस्टिवल, ये आपका मेघालय से ही संबंधित है। इसके बाद आपका आता है लाहो, और लाहो के बाद आता है सादा सुक, और एक और आता है बेहदी खलम। ये आपके मेघालय के इम्पोर्टेंट नृत्य शैली है। तो नोंगक्रेम, 100 ड्रम फेस्टिवल, लाहो, सादा सुक और बेहदी खलम, ये आपको याद रखने हैं। आप लोगों को बता दें कि करंट अफेयर आप लोग अभी से परचेज कर लीजिएगा ई बुक, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले इस ई बुक को पूरा तैयार कर पाए। क्योंकि जब एग्ज़ाम के समय जब हम रिव्यू कराते हैं तो प्रश्न जब ई बुक से बनते हैं तो फिर आप लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये मैं पहले पता नहीं था। तो इस वजह से अभी से इसे परचेज़ कर लीजिएगा। अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, तो उनमें करंट अफेयर यहाँ से ऑलमोस्ट 80% तक वही करंट अफेयर पूछा जा रहा है जो इस बुक में दिया गया है। इस बुक की खासियत ये है, हमने दिसंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक पूरा करंट अफेयर कवर कर रखा है, मंथ वाइज, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर रखा है। और 250 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो हमने दिए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बने हैं। आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी के जो एग्जाम्स हुए थे, यहाँ तक कि अभी जो एसएससी के एग्जाम्स हुए थे उनमें, और आने वाले एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो परचेज कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से। अगला प्रश्न आता है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी जी का संबंध ये किस घराने से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, किराना घराना।
किराना घराना जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। और किराना घराना के अगर हम संस्थापकों की बात करें तो अब्दुल करीम और इसके बाद आते हैं वाहिद खां। अब्दुल करीम और वाहिद खां ये किराना घराना के संस्थापक हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि किराना घराना ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आगे इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट नामों की बात करें तो भीमसेन जोशी तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद गंगूबाई हंगल, मोस्ट इम्पोर्टेंट और एसएससी का फेवरेट नाम है गंगूबाई हंगल, ये आपकी किराना घराना से संबंधित है। प्रभा आत्रे और सवाई गंधर्व ये आपके जो है वो किराना घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, यानी कि सितार से निखिल बनर्जी का संबंध है। और भी मैं नाम ये करा चुका हूँ, तबला और सरोद के भी मैं सारे इंपॉर्टेंट करा चुका हूँ। तबला से आपको पता ही होगा, जाकिर हुसैन आ जाते हैं, अल्लाह रखा खां आ जाते हैं और किशन महाराज ये आपके तबला से संबंधित हैं। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे और आपको नाम मिलते जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ इंडिया के जो कुछ राज्यों में अलग अलग इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं और वहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो वो मैं यहाँ पे सारे कराऊंगा। तो पोंगल ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु से पोंगल का संबंध है। अब वहीं इसमें अगर हम बात करें केरल की, तो केरल से दो इम्पोर्टेंट आपके पूछे जाते हैं। एक तो आपका बनता है ओणम और दूसरा जो बनता है ये त्रिशूरपुरम। जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ओणम और त्रिशूरपुरम कितने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका मनाया जाता है उगादी त्यौहार, ठीक है। कर्नाटक में जो मनाया जाता है वो आपका मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है और पोंगल जो है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया ना, पोंगल तमिलनाडु का। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पहला हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था ये स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था इसमें विनर कौन रहा था? तो विनर जो रहा था ये नल्ला पाकिस्तान इसमें विनर रहा था। ये 1971 में ये पहले हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। भारत ने एकमात्र हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, जिसको मलेशिया में आयोजित किया गया था। वहीं इसमें अगर हम बात करें तो भारत में हॉकी वर्ल्ड कप तो कई सारे आयोजित हुए, लेकिन पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया गया वो ये 1982 में किया गया। कहाँ पे? बम्बई में इसको आयोजित किया गया था। और लेटेस्ट जो अभी हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो ये भुवनेश्वर और राउरकेला में ये 2023 में अभी लेटेस्ट में इसको आयोजित कराया गया जो हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो टेनिस के अगर हम सबसे पुराने टूर्नामेंट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, विंबलडन ओपन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और सबसे नया पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। और विंबलडन ओपन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1877, यानी कि 1877 में ये पहला टेनिस टूर्नामेंट बना था जिसकी शुरुआत की गई थी। वहीं फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी और यूएस ओपन 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पुराना विंबलडन ओपन, इसके बाद आपका आता है यूएस ओपन, फिर फ्रांस ओपन और सबसे नवीनतम जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, इन कस्टडी पुस्तक किसकी है? तो इन कस्टडी जो पुस्तक है ये आपकी अनीता देसाई जी की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, किरण देसाई, ये देसाई है आपका, सॉरी, ठीक है।
और चेतन भगत। तो किरण देसाई की बुकर प्राइज़ विनर हैं ये। 2006 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उसके लिए इनको 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। और लेटेस्ट जो पुस्तक इन्होंने लिखी है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये 2025 की लेटेस्ट पुस्तक है किरण देसाई जी की। वहीं चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत भी एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो एक तो है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड, दूसरी है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और 5 पॉइंट समवन, और जो अगली पुस्तक है वो है रेवोल्यूशन। तो ये चेतन भगत जी की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपकी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 13 दिसंबर। आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर देते चलिएगा और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में, इसका अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि माउंट बेटन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आंसर क्या होगा? यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हथनौरा से हमें ये प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो राज्य पूछा गया है, तो सबसे लंबी किस राज्य की तटरेखा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि गुजरात जो है इस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये 9 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। आप देख रहे होंगे कि सारा सीक्वेंस से लगाया गया है। पहले स्टैटिक जीके रखा गया है, इसके बाद पॉलिटी हमने रखा है, फिर हिस्ट्री रखा है, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। मतलब पूरा एक सेट आपके लिए पूरा वेल मेंटेन्ड सेट किया गया है, क्योंकि जैसा हमने थंबनेल में बोला है कि 50 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट हम जब करेंगे तो आप जोड़ लीजिए 50 क्वेश्चन इंटू 50 यानी कि 2500 क्वेश्चन तो आपके पास यही हो जाएंगे। और जो हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वो आपके पास 10 क्वेश्चन में हम ये समझिए आपको 30 क्वेश्चन का फैक्ट दे देते हैं, यानी कि हम 3,500-4 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन ले रहे होंगे। और अगर फिर मार्क्स कैसे नहीं आएंगे जीएस में, तो आप सोचिए जब 5,000 क्वेश्चन के आसपास हम एक बार रिवाइज और कवर कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट आप लोग 50 पूरे करिए, 15+ स्कोर आपका आसानी से आएगा। तो जो मैग्नीनोट लाइन है ये किन देशों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस और जर्मनी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर क्या है? ए एंड बी जो है ये जल में आपकी घुलनशील है। जीडी बिरला अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जीडी बिरला जो अवार्ड है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1991 में जीडी बिरला अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार कब खत्म कर दिया गया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार का एकाधिकार कब खत्म किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1813 को इसके एकाधिकार का खत्म कर दिए गए थे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इनके बारे में हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो 93 है इसमें हमें देखने को मिलता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि जौ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो भारत में जो गरीबी है इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा नीति आयोग कार्य समिति, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2025 का ये बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था ये स्त्री जो पिक्चर थी इसको दिया गया था।
आईसीसी अवार्ड 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो ईयर का अवार्ड दिया गया ये बुमराह यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न आता है गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो गरीबी हटाओ नारा था ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो रबी की फसल बतानी है तो कौन सी नहीं है रबी की फसल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि धान जो है ये खरीफ की फसल है। आप ऐसे याद रखिए, रबी से आप बस रजाई याद रखिए कि मतलब रबी को बहुत ठंड लगती है और इसे रजाई की ज़रूरत है। तो मतलब सर्दियों में चना भी बोया जाता है, गेहूं भी और सरसों भी। धान जो है ये खरीफ की फसल है जो मतलब ये अक्टूबर और नवंबर के समय कटते हैं धान। अब जो यूपी के लोग होंगे तो उनको आसानी से ये इस्टेब्लिश कर लेना, सभी लोगों को पता ही होगा। जो थोड़ा एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे वो प्रश्न आसानी से कर ले जाते हैं। ये नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न आता है राधा और कृष्ण का प्रेम किस शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मणिपुरी नृत्य में हमें राधा और कृष्ण के प्रेम का नृत्य देखने को मिलता है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 9। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय 9वां जो मानता है ये आपका छऊ को मानता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 2003 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं शोभा नायडू का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शोभा नायडू जी का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न लेटर्स टू मदर किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेटर्स टू मदर। एग्जाम वॉरियर ये भी नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे ये आपके कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951 में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सबसे ज़्यादा बार किस देश ने किया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये कॉमनवेल्थ गेम्स वही कंट्री भाग लेती हैं इसमें जो पहले कभी ब्रिटिश कॉलोनियाँ हुआ करती थी। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये सबसे ज़्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया में देखने हुए हैं और ये राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो आपातकालीन शक्तियाँ जो ली गई हैं ये आपके जर्मनी से ली गई हैं। अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये आपका 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं खेलों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मतलब खेलों के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये कहाँ से मिले थे? राइट आंसर होगा धौलावीरा से। अगला प्रश्न देखते हैं लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भोगावा नदी के किनारे पर यह आपका लोथल बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे लंबी सड़क चेनानी नसारी सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो सबसे लंबी जो सुरंग है ये आपकी चेनानी निसारी ये आपकी कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन है यानी कि जम्मू कश्मीर में ये आपकी स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो संबंध है ये आपका राजस्थान से है। कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसको समय से पूर्व बंद कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समय से पूर्व बंद होने वाली जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय जो था 2012 से 2017 तक था
क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुए सेंट्रल के और यूपीए सरकार सत्ता से हट जाती है, नई सरकार यानी कि एनडीए सरकार, वर्तमान की जो एनडीए सरकार है वो आ जाती है और ये पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह यानी कि योजना आयोग को ख़त्म कर देती है और उसकी जगह पे नीति आयोग को लाती है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चलनी थी, इसको समय से पूर्व यानी कि 2 साल चल पाई, उस समय से पूर्व बंद कर दिया गया। भारत के उड़ीसा में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी की सहायता से ये लगाया गया था। और रूस की सहायता से हमने कौन सा? भिलाई में लगाया था। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो सर्वोदय योजना थी ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न आता है, मानव खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव खोपड़ियों में जो अस्थियों की संख्या होती है ये आपकी 22 होती है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में देखने को मिलता है। वन किस राज्य में सबसे अधिक हैं? तो वन जो है ये सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में जो है वन सबसे अधिक हैं। 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 2025 में ये आपका कनाडा में इसको किया गया था। अगला और आखिरी प्रश्न आता है, 31वीं अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती? तो ये किसके द्वारा जीती गई? तो बेल्जियम के द्वारा 31वीं अजलान शाह ट्रॉफी जीती गई। तो ये थे आपके आज के 50 प्रश्न। स्कोर आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे 50 में से आपने कितना स्कोर किया। अगर आप लोग 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बस आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और अगर आप लोग 30 से नीचे आ रहे हैं 50 में, या फिर आप 25 से नीचे, 25 से जो प्लस आ रहे हैं वो एवरेज है, 30 से प्लस भी ठीक है और 35 से प्लस जो आ रहे हैं वो एक्सीलेंट है। अगर आप 25 से नीचे आ रहे हैं तो आपको जीएस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ये आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखते हैं आज का, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1921 में विश्व भारतीय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था, बाई आई एम हिंदू पुस्तक किसकी रचना है, तो आप सभी लोगों ने सही आंसर दिए थे। तो शशि थरूर की ये पुस्तक है बाई आई एम हिंदू। बाकी ये करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया है, करंट अफेयर और ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो दोनों आप जाके अभी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आपको दोनों ई बुक के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से परचेज करिए और इसको पढ़िए। और बाकी आप लोग जो एसएससी जीडी या किसी अन्य एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट के लिए मॉक प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐप डाउनलोड करिए और आज ही से आप अपने मॉक लगाइए और अपनी तैयारी देखिए कि कितनी है आपकी तैयारी। बाकी धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।